लूसेंट सामान्य विज्ञान ग्रीन वाली पुस्तक को हम लोग समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कल के पहले पार्ट में हमने भौतिक विज्ञान के अंतर्गत यांत्रिकी पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर मापन, गति, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्य के सामान्य गुण, सरल आवर्त गति, ये टॉपिक कवर किए गए थे। आज के इस वीडियो में सेकंड पार्ट में लेक्चर 2 में हम लोग ध्वनि और ऊष्मा इसके सारे टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी इनिशिएटिव वहाँ पर चल रहे हैं आप उसका लाभ ले सकें। साथ में अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसके लिए आपकी प्लेलिस्ट बन गई है, उसका नाम है लूसेंट सामान्य विज्ञान। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्वनि और ऊष्मा को पूरी तरीके से समाप्त करते हैं। सेकंड पार्ट, ध्वनि चैप्टर, तरंग शक्ति। तरंग यानी वेव्स, तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला आपका है यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स। वह तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम यानी ठोस, द्रव एवं गैस में संचरित होती हैं, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों के किसी माध्यम में संचरण के लिए यह आवश्यक है कि माध्यम में प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी व जड़त्व यानी इनर्शिया जो है का गुण मौजूद होना चाहिए। यांत्रिक तरंगों के प्रकार देखते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा आपका अनुदैर्ध्य तरंगे। आइए बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंगों की। अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव्स, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत हो। क्या हो? लंबवत। ठीक है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम में एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं। द्रवों के भीतर एवं गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती। द्रवों के भीतर एवं गैसों में तो हमने देख लिया कि अनुप्रस्थ तरंगे जो है आपकी उत्पन्न नहीं की जा सकती, जो कि पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अनुप्रस्थ तरंगे शीर्ष यानी क्रस्ट एवं गर्त यानी टफ के रूप में संचालित होती हैं। तो अगर हम लोग जो है इसको डायग्राम में ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये देखिए आप, तो आपका ये जो वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड शीर्ष यानी क्रस्ट, एंड ये वाला पार्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गर्त यानी टफ। बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों की। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर यानी एलॉन्ग होती है, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। ये तरंगे संपीड़न यानी कंप्रेशन और विरलन यानी रेयरफैक्शन के रूप में संचालित होती हैं। संपीड़न वाले स्थान पर माध्यम का दाब एवं घनत्व अधिक होता है, जबकि विरलन वाले स्थान पर माध्यम का दाब एवं घनत्व दोनों क्या होता है? कम होता है। वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे आदि जो है ये कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। प्रश्न सीधा बनता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में पूछ लिया जाता है, भाई कौन सी तरंग अनुप्रस्थ है और कौन सी तरंग जो है अनुदैर्ध्य है। अगला पॉइंट, अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी नॉन मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की तरंगे भी होती हैं, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तथा वह तरंगे निर्वात यानी वैक्यूम में भी संचरित हो सकती हैं। इन्हें अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे और यक्स तरंगे आदि। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र
तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में कंपन करते रहते हैं तथा रिक्त स्थान में प्रकाश की चाल से आगे बढ़ जाते हैं। इन क्षेत्रों के संचरण की दिशा उन तलों के लंबवत होती है जिनमें ये स्थित होते हैं। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग सदैव अनुप्रस्थ होती है तथा इन तरंगों की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर यानी वेवलेंथ रेंज 10⁻⁴ मीटर से लेकर 10⁻+4 मीटर तक होता है। कुछ प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों की सारणी जो है नीचे दी गई है, आइए उस सारणी को हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, खोजकर्ता, तरंगदैर्घ्य परिसर, आवृत्ति परिसर और उपयोग क्या है। गामा किरणें, गामा रेज, खोजकर्ता वैक्यूरल, तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक, आवृत्ति 10⁻20 से 10⁻18 तक। उपयोग क्या है, इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया एवं कृत्रिम रेडियो धर्मिता में। अगला आपका है एक्स किरणें, एक्सरेज, खोजकर्ता रोंजन, तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक, आवृत्ति परिसर 10⁻18 से 10⁻16 तक। इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रेज, खोजकर्ता रिटर, तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक, आवृत्ति परिसर 10⁻16 से 10⁻14 तक। उपयोग फेकाई करने, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में। अगला है आपका दृश्य विकिरण यानी विजुअल रेडिएशन, खोजकर्ता न्यूटन, परिसर 3.9 × 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर तक, आवृत्ति परिसर 10⁻14 से 10⁻12 तक। इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं। और रक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन, खोजकर्ता हर्शेल, तरंगदैर्घ्य परिसर 7.8 × 10⁻7 मीटर से 10⁻3 मीटर तक, आवृत्ति परिसर 10⁻12 से 10⁻10 तक। ये किरणें उष्मीय विकिरण हैं। ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। उपयोग कुहरे में फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सेकाई करने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में। लघु रेडियो तरंगे, शॉर्ट रेडियो वेव्स, खोजकर्ता हेनरिक हर्ट्ज, तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक, आवृत्ति परिसर 10⁻10 से 10⁻8 तक। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीफोन में होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे, लॉन्ग रेडियो वेव्स, खोजकर्ता मार्कोनी, तरंगदैर्घ्य परिसर 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक, आवृत्ति परिसर 10⁻6 से 10⁻4 तक। इस प्रकार की तरंगों का उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन में होता है। अगला टॉपिक तरंग गति, वेव मोशन। जब हम तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो पत्थर के गिरने के स्थान पर विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, जो तरंगों के रूप में जल के चारों ओर फैल जाता है। यह विक्षोभ तरंगों के रूप में आगे बढ़ जाता है, जबकि माध्यम के कण यानी जल के कण अपने स्थान पर तरंग गति की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं। इस प्रकार विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति यानी वेव मोशन कहते हैं। कंपन की कला, फेज ऑफ वाइब्रेशन, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर उस कण के कंपन की कला कहते हैं। अतः कंपन की कला वह राशि है जो कंपन करने वाले कण के विस्थापन एवं गति की दिशा तथा अन्य संबंधित राशियों को किसी विशेष
क्षण पर व्यक्त करती है। बात करते हैं आयाम एम्पलीट्यूड की। दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं। तरंग द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा माध्यम के कणों के कंपन के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे ए से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। आवर्त काल टाइम पीरियड, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंगे जितनी दूरी तय करती हैं उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत फ्रिंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यहां पर आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, ये तो ए हो गया आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, और यहां पर इसके और इसके बीच की दूरी ये क्या होगी आपकी लैम्डा, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, और ये आपकी है संचरण की दिशा। बात करते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की। माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। और n क्या होता है 1/t। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग के वेग, तरंग दैर्घ्य व आवृत्ति के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। तरंग का वेग v इज इक्वल्स टू आवृत्ति n मल्टीप्लाई बाई तरंग दैर्घ्य लैम्डा, v इज इक्वल टू n लैम्डा। उदाहरण देखते हैं। यदि किसी रेडियो स्टेशन से प्रसारित तरंगों की आवृत्ति n 5 × 10⁻15 हर्ट्ज हो तो उनकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। रेडियो की तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो फार्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू n × लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू v डिवाइड बाई n। यहां चला जाएगा, फार्मूला निकल के आएगा। v का वैल्यू कितना है 3 × 10⁸ डिवाइड बाई n की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻15। ये अप्रॉक्स निकल के आएगा आपका 6 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ध्वनि तरंगे। ध्वनि यानी साउंड। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन होने से होती है, लेकिन सब प्रकार का कंपन ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। जिन तरंगों की आवृत्ति लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बीच होती है उनकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है और उन्हें हम सुन सकते हैं। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति इस सीमा से कम या अधिक होती है उसके लिए हमारे कान सुग्राही नहीं है और हमें उनसे ध्वनि की अनुभूति नहीं होती है। अतः ध्वनि शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं तरंगों के लिए किया जाता है जिनकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है। भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर, पहला है आपका अपश्रव्य तरंग। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे मनुष्य के कान सुन नहीं सकते। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। अगला आपका है श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य के कान से सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। मनुष्य के कान इन्हें सुन नहीं सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन
की फीटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव यानी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपन से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनकी तरंग दैर्घ्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। उदाहरण देखते हैं। संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में आदि में जो है इनका उपयोग होता है। ठीक है, बात करते हैं ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व D पर निर्भर करती है। सर्वप्रथम न्यूटन ने सैद्धांतिक गणना के द्वारा यह सिद्ध किया कि किसी माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक E हो तथा घनत्व D हो तो उस माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल V जो होता है √E/D होता है। यदि माध्यम में कोई ठोस क्षण है तो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल V = Y/D, जहां Y क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है। और यदि माध्यम कोई द्रव अथवा गैस है तो अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल V = B/D। गैसों के संबंध में न्यूटन का विचार था कि जब अनुदैर्ध्य तरंगे किसी गैस में चलती हैं तो गैस का ताप स्थिर रहता है, अतः गैस का समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस B का मान गैस के प्रारंभिक दाब P के बराबर होता है। अतः न्यूटन के अनुसार किसी गैस में ध्वनि की चाल V = √P/D। इस सूत्र से गणना करने पर हवा में ध्वनि का वेग 280 मीटर प्रति सेकंड मिलता है, जो कि हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड से काफी कम है। इस भूल को लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने सुधारा। इनके अनुसार हवा में ध्वनि की चाल V = λP/D। वायु के लिए लैम्डा का मान 1.41, P का मान 1013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और D का मान 1.29 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जहां लैम्डा = Cp/Cv। Cp क्या है, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, Cv क्या है, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और D क्या है, गैस का घनत्व। गैसों के सापेक्ष द्रव में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1493 मीटर प्रति सेकंड तथा लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल, माध्यम ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, CO2 260, वायु 332 मीटर प्रति सेकंड, भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड 405 मीटर प्रति सेकंड, एल्कोहल 1213 मीटर प्रति सेकंड, हाइड्रोजन 1269 मीटर प्रति सेकंड, पारा 1450 मीटर प्रति सेकंड। माध्यम ध्वनि की चाल, जल 1493, समुद्री जल 1533, लोहा 5130, कांच 5640, एल्युमिनियम 6420। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्वनि की चाल को। तो एल्युमिनियम में इस वाले चार्ट में सबसे ज्यादा आपको दिख रहा होगा। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगातार प्रश्न इस पे बनता है। ठीक है, क्या चेंज नहीं होता है? आवृत्ति चेंज नहीं होती, बदलती क्या है? चाल बदलती है और तरंग दैर्घ्य बदलती है। अतः किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव
दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। आर्द्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में सीटी की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। माध्यम के वेग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम। माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है तथा इसके विपरीत दिशा में घट जाती है। नोट पॉइंट, ध्वनि की चाल गैसों के घनत्व अथवा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m। यदि दो गैसों के अनुभार क्रमशः m1 एवं m2 तथा उसमें ध्वनि की चालें v1 तथा v2 हो तो रिलेशनशिप क्या निकल के आएगा, v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल्स टू m2 डिवाइड बाई m1 रूट के अंदर। उदाहरण, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1260 मीटर प्रति सेकंड है, तो ऑक्सीजन में वह कितनी होगी। तो VH दिया हुआ है 1260 मीटर प्रति सेकंड, MH2 M0 32, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, VO इज इक्वल्स टू रूट MH डिवाइड बाई MO, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1260, तो रूट 2 डिवाइड बाई 32, 1260 1 डिवाइड बाई 16, तो रूट से निकलेगा ये 4 हो जाएगा, तो 1260 इंटू 1/4 315 मीटर प्रति सेकंड आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन का 32 है, ठीक है। और आपका ध्वनि की चाल 1260 दिया गया था, ठीक है, तो सीधा फार्मूला था आपका, तो V नॉट इज इक्वल टू MH डिवाइड बाई MO इंटू आपका VH हो जाएगा। VH 1260 है, रूट के अंदर करोगे इसको तो 1/16 आएगा, रूट से बाहर आएगा तो 4, तो यहाँ से काटोगे 315 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो आप निकाल सकते हो। अगला है ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के लक्षण, ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। एक है आपका तीव्रता, एक आपका होता है तारत्व, एक होता है आपका गुणता। तीव्रता यानी इंटेंसिटी, लाउडनेस। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि धीमी यानी मंद, फीएबल, अथवा तीव्र यानी प्रबल, लाउड सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता एक भौतिक राशि है जिसे शुद्धता से नापा जा सकता है। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। इसका एफआई मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 जूल प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर, तथा प्रयोगात्मक मात्रक बेल है। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की स्रोत की शक्ति, बी श्रोता तथा स्रोत के बीच की दूरी पर, तथा सी छत, फर्श और दीवारों पर होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करती है। यदि ध्वनि स्रोत को बिंदु स्रोत माना जाए तथा अवशोषण और परावर्तनों को नगण्य मान लिया जाए तो ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके अतिरिक्त ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। बड़े आकार की वस्तु से उत्पन्न ध्वनि का आयाम बड़ा होता है। इसके कारण बड़े आकार की वस्तु से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। यही कारण है कि स्वरित्र द्विभुज ट्यूनिंग फॉर्क की ध्वनि हमें घंटे की ध्वनि से धीमी सुनाई पड़ती है। वायु यदि ध्वनि की चाल की दिशा में बह रही है तो ध्वनि की चाल एवं तीव्रता दोनों बढ़ जाती है।
यहाँ पर दिया गया है आपका ध्वनि के स्रोत और तीव्रता डीबी में। अक्सर एक प्रश्न तो बनता ही है आयोग द्वारा। साधारण बातचीत अगर आप कर रहे हो तो ध्वनि की तीव्रता जो होगी वो 30 से 40 डीबी होगी। जोर से बातचीत होगी तो 50 से 60 डीबी। ट्रक ट्रैक्टर अगर हैं तो 90 से 100 डीबी। ऑर्केस्ट्रा है तो 100 डीबी। विद्युत मोटर है तो 110 डीबी। मोटरसाइकिल है तो 110 डीबी। फायरन है तो 110 से 120 डीबी। जेट विमान है 140 से 150 डीबी। मशीन गन है 170 डीबी। मिसाइल है तो 180 डीबी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चार्ट है, अक्सर प्रश्न इस चार्ट से उठ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। यूं तो एक साधारण मानव ज्यादा से ज्यादा 130 डेसिबल तक तीव्रता वाली ध्वनि सुन सकता है, लेकिन 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि में व्यक्ति बहरा हो सकता है और 150 डीबी की ध्वनि तो व्यक्ति को पागल बना सकती है। अगला आपका है तारत्व यानी पिच। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा यानी ग्रेव या तीक्ष्ण यानी श्रिल कहा जाता है। तारत्व यानी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तारत्व जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है तथा ध्वनि तीक्ष्ण अथवा पतली होती जाती है। बच्चों एवं स्त्रियों की पतली आवाज तारत्व अधिक होने के कारण ही होती है। पुरुषों की मोटी आवाज तारत्व कम होने के कारण होती है। चिड़ियों की आवाज फोनोमीटर के पतले तने हुए पतले तार से निकलने वाली ध्वनि, मच्छरों की भनभनाहट अधिक तारत्व की ध्वनियों की उदाहरण है। ध्वनि के तारत्व का ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं होता है। अधिक प्रबल ध्वनि का तारत्व कम अथवा अधिक कुछ भी हो सकता है। जैसे शेर की दहाड़ एक तीव्र प्रबल ध्वनि है लेकिन इसका तारत्व बहुत ही कम होता है, जबकि मच्छर की भनभनाहट एक धीमी ध्वनि है लेकिन इसका तारत्व शेर की दहाड़ से अधिक होता है। आगे हम बात करते हैं गुणता यानी क्वालिटी की। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण समान तीव्रता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है गुणता कहलाता है। गुणता अधिस्वर यानी ओवरटोन्स पर निर्भर करता है। समान तीव्रता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होने का कारण यह है कि उन ध्वनियों में मूल फर्क यानी टोन के साथ साथ विभिन्न संख्या में सन्नादी हार्मोनिक्स उपस्थित रहते हैं। कोई स्वर नोट एक ही आवृत्ति का नहीं होता है, उसमें ऐसे भी फर्क मिले होते हैं जिनकी आवृत्तियां विभिन्न होती हैं। जिस आवृत्ति के फर्क की प्रधानता रहती है उसे मूल फर्क फंडामेंटल नोट कहते हैं। बाकी फर्कों को सन्नादी फर्क हार्मोनिक नोट्स कहते हैं। इनकी आवृत्तियां मूल फर्क की दोगुनी तिगुनी आदि होती हैं। इन सन्नादी फर्कों की मात्रा की विभिन्नता के कारण स्वर का रूप बदल जाता है। इनकी संख्या तथा आपेक्षिक तीव्रता विभिन्न ध्वनियों में भिन्न भिन्न होती है। अतः ध्वनि की गुणता सन्नादी स्वरों की संख्या क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। गुणता के भिन्नता के कारण ही हम अपने परिचितों की आवाज सुनकर पहचान लेते हैं। इसी की भिन्नता के कारण हम दो वाद्य यंत्रों से उत्पन्न समान तीव्रता एवं समान आवृत्ति की ध्वनियों को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं। यदि एक बंद आर्गन पाइप तथा एक खुले आर्गन पाइप से समान आवृत्ति का मूल फर्क उत्पन्न हो रहा हो तो भी दोनों से उत्पन्न ध्वनियों की गुणता भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि बंद पाइप से निकलने वाली ध्वनि में केवल विषम यानी ऑड सन्नादी उपस्थित होते हैं, जबकि खुले पाइप से निकलने वाली ध्वनि में सम यानी इवन तथा विषम यानी ऑड दोनों सन्नादी उपस्थित रहते हैं। मूल फर्क से अधिक आवृत्ति वाले सन्नादियों को अधिस्वरक यानी ओवरटोन कहते हैं। स्वर अंतराल म्यूजिकल इंटरवल। जब कोई वाद्य यंत्र केवल एक ही आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है तो उसे स्वर कहते हैं। एक साथ दो स्वरों को बजाने पर उनका प्रभाव उनकी आवृत्तियों के अंतर पर निर्भर नहीं करता, अपितु उनके अनुपात पर निर्भर करता है। दो स्वरों की आवृत्तियों के अनुपात को स्वर अंतराल कहते हैं। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। इस प्रभाव को ऑस्ट्रिया के भौतिकवेत्ता
स्टीफन जॉन डॉपलर ने सन 1842 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार श्रोता या स्रोत की गति के कारण किसी तरंग, ध्वनि तरंग या प्रकाश तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। अर्थात जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होने की घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसकी निम्न स्थितियां होती हैं। पहला, जब आपेक्षिक गति के कारण स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घट रही होती है तब आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, जब आपेक्षिक गति से श्रोता तथा स्रोत के बीच दूरी बढ़ रही होती है तब आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। ध्वनि तरंगों के लिए आभासी आवृत्ति प्रेक्षक के सापेक्ष ध्वनि का वेग डिवाइड बाई स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग इनटू वास्तविक आवृत्ति। डॉपलर प्रभाव के कारण ही जब रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है तो उसकी ध्वनि बड़ी तीखी यानी श्रिल अर्थात अधिक आवृत्ति की सुनाई पड़ती है, और जैसे ही इंजन श्रोता को पार करके दूर जाने लगता है तो ध्वनि मोटी यानी ग्रेव अर्थात कम आवृत्ति की सुनाई पड़ती है। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। प्रकाश तरंगे भी डॉपलर प्रभाव दर्शाती हैं। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव असममित यानी एसिमेट्रिक होता है, जबकि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव सममित यानी सिमेट्रिकल होता है। इसका तात्पर्य यह है कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि ध्वनि श्रोता की ओर आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। इसके विपरीत प्रकाश में डॉपलर प्रभाव केवल प्रकाश स्रोत व दर्शक के बीच आपेक्षिक वेग पर निर्भर करता है, इस बात पर नहीं कि स्रोत दर्शक के निकट आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा सुदूर तारों व गैलेक्सियों के पृथ्वी के सापेक्ष वेग तथा उनकी गति की दिशा ज्ञात की जाती है। खगोलज्ञ एडविन हब्बल ने डॉपलर प्रभाव द्वारा ही यह ज्ञात किया था कि विश्व का विस्तार हो रहा है। तारे के प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके प्रकाश की आवृत्ति में हुए परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है। यदि कोई तारा या गैलेक्सी पृथ्वी की ओर आ रहा है तो उसे प्राप्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य स्पेक्ट्रम के वैगनी सिरे की ओर विस्थापित होता है, और यदि तारा या गैलेक्सी पृथ्वी से दूर जा रहा है तो प्राप्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर विस्थापित होता है। अर्थात यदि स्पेक्ट्रम में प्रकाश रेखा बैगनी सिरे की ओर विस्थापित होती है तो प्रकाश स्रोत तारा गैलेक्सी पृथ्वी की ओर आ रहा है, और यदि वह लाल सिरे की ओर विस्थापित हो रही हो तो प्रकाश स्रोत तारा गैलेक्सी पृथ्वी से दूर जा रहा होता है। आगे देखते हैं ध्वनि के गुण। ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। प्रकाश की भांति ध्वनि भी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने पर पहले माध्यम में वापस लौट आती है। इस प्रक्रिया को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ध्वनि का परावर्तन भी प्रकाश के परावर्तन की तरह होता है, किंतु ध्वनि का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका परावर्तन बड़े आकार के पृष्ठों से अधिक होता है, जैसे दीवारों, पहाड़ों, पृथ्वी तल आदि से। पॉइंट ए, प्रतिध्वनि यानी इको। जो ध्वनि किसी दृढ़ दीवार, पहाड़, गहरे कुएं आदि से टकराने अर्थात परावर्तित होने के बाद सुनाई देती है उसे प्रतिध्वनि यानी इको कहते हैं। यदि श्रोता परावर्तक सतह के बहुत निकट खड़ा है तो उसे प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.1 सेकंड तक रहता है। अतः यदि इस अवधि में कोई अन्य ध्वनि भी आएगी तो वह पहली के साथ मिल जाएगी। अतः अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक है कि परावर्तक सतह श्रोता से कम इतनी दूरी पर हो कि परावर्तित ध्वनि को उस तक पहुंचने में 0.1 सेकंड से अधिक समय लगे। ध्वनि द्वारा वायु में 0.1 सेकंड में चली गई दूरी 0.1 इंटू 332 दैट इज इक्वल्स टू 33.2 मीटर। अतः यदि हम कोई ध्वनि
उत्पन्न करते हैं तो उसकी अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल की दूरी कम से कम 33.2 डिवाइड बाई 2 यानी 16.6 मीटर, लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि द्वारा हम समुद्र की गहराई, वायुयान की ऊंचाई, सुदूर स्थित पहाड़ की दूरी आदि माप सकते हैं। अनुरणन, रिब्रिवेशन, ध्वनि का हॉल की दीवारों, छतों व फर्शों से बहुल परावर्तन होता है। बहुल परावर्तन यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण ही ध्वनि स्रोत को एकदम बंद कर देने पर भी हॉल में ध्वनि एकदम से बंद नहीं होती, बल्कि कुछ समय तक सुनाई देती रहती। अतः किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना अनुरणन, रिब्रिवेशन कहलाता है, तथा वह समय जिसके दौरान यह ध्वनि सुनाई देती है उसे अनुरणन काल, रिब्रिवेशन टाइम कहलाता है। अनुरणन काल का मान हॉल के आयतन तथा इसके कुल अवशोषक क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। T इज इक्वल्स टू 0.053 V प्रति A, जहां T अनुरणन काल, V हॉल का आयतन और A अवशोषक क्षेत्रफल। गणना द्वारा यह पाया गया कि यदि किसी हॉल में अनुरणन काल 0.8 सेकंड से अधिक है तो वक्ता द्वारा दिए जाने वाले भाषण के शब्द व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देते। दीवारों पर अवशोषक पदार्थ का क्षेत्रफल बढ़ाकर या घटाकर अनुरणन काल को समंजित यानी एडजस्ट किया जा सकता है। व्याख्यान हॉल या सिनेमा हॉल में अनावश्यक अनुरणन को रोकने के लिए हॉल की दीवारें खुरदुरी यानी रफ बनाई जाती हैं अथवा उन्हें मोटे फरंध्र यानी पोरस पर्दों से ढक दिया जाता है। इससे ध्वनि अवशोषित हो जाती है और मूल ध्वनि साफ सुनाई पड़ती है। फर्श पर भी इसी उद्देश्य से कालीन बिछाई जाती है। बादलों का गर्जन भी अनुरणन का एक उदाहरण है। मैक संख्या एवं प्रघाती तरंगे, मैक नंबर एंड शॉक वेव्स, किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप व दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। अर्थात मैक संख्या इज इक्वल टू किसी माध्यम में पिंड की चाल डिवाइड बाई उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। वायुयान की चाल को मैक संख्या में मापा जाता है। यदि मैक संख्या का मान 1 है तो इसका अर्थ है कि पिंड की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है। यदि मैक संख्या का मान 2 है तो इसका अर्थ है पिंड की चाल ध्वनि की चाल का दोगुना है। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक, सुपरफोनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो यह चाल हाइपरफोनिक, अति पराध्वनिक कहलाती है। जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ता जाता है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग यानी शॉक वेव्स कहते हैं। जब कोई प्राध्वनिक विमान किसी ऊंची इमारत के ऊपर से गुजरती है तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रघाती तरंगों के भवन से टकरा जाने के कारण काफी क्षति पहुंचती है। अगला पॉइंट, ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनका अपवर्तन हो जाता है, अर्थात वह अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। ध्वनि के अपवर्तन का कारण विभिन्न माध्यमों तथा विभिन्न तापों पर ध्वनि की चाल का भिन्न भिन्न होना। ध्वनि के अपवर्तन के कुछ परिणाम हैं। दिन में ध्वनि का केवल ध्वनि स्रोत के पास के क्षेत्रों में ही सुनाई देना और रात्रि में दूर दूर तक सुनाई देना। दिन के समय सूर्य की गर्मी के कारण पृथ्वी के समीप की वायु परतों का ताप ऊपर की परतों की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण पृथ्वी के समीप की वायु की परतों का घनत्व कम हो जाता है, अर्थात ये परतें विरल यानी रेयल माध्यम का कार्य करती हैं। तथा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ताप कम होने के कारण परतों का घनत्व अधिक होता जाता है, अर्थात ये परतें सघन डेंस माध्यम का कार्य करती हैं। अतः पृथ्वी पर स्थित ध्वनि स्रोत P से ध्वनि तरंगे अविलंब PF की ओर झुकती जाती हैं, क्योंकि आप चित्र 1 में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे अविलंब हो गया, यहाँ स्रोत P हो गया। ठीक है, जैसे जैसे आप देखोगे ये आपकी तरंगे जो है
झुकती जा रही हैं। यहाँ पे गर्म वायु है, यहाँ पे ठंडी वायु है। ठीक है, तथा पृथ्वी से दूर हटती जाती हैं। फलतः पृथ्वी पर केवल पी के आसपास ही ध्वनि सुनाई देती है। इसके विपरीत रात्रि के समय, ये दिन की कंडीशन थी, ये रात की कंडीशन है। रात के समय पृथ्वी की सतह ठंडी होती है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे गर्म थी दिन में, अब यहाँ पे ठंडी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था, गर्म वायु थी, दिन का समय था, अब यहाँ पे ठंडी है। ठीक है, तो रात के समय की हम बात कर रहे थे, तो रात के समय क्या होगा, पृथ्वी की सतह ठंडी होती है, जिसके कारण इसके समीप की वायु परतों का घनत्व ऊपर वाली परतों की अपेक्षा अधिक होता है, जिससे पृथ्वी की समीप की परतें सघन माध्यम व ऊपर वाली परतें विरल माध्यम का काम करती हैं। फलस्वरूप स्रोत पी के चलने वाली ध्वनि तरंगे धीरे धीरे अविलंब से दूर हटती जाती हैं। ठीक है, देख रहे हो आप, ये चीज अविलंब से क्या हो रही है, दूर हटती जा रही है। ठीक है, चित्र 2 में, तथा पृथ्वी पर वापस लौट जाती हैं। ऐसे करते करते पृथ्वी पर क्या आ जाएंगी, वापस आ जाएंगी। यही कारण है कि हमें रात्रि में या ठंडी वाले दिनों में ध्वनि दूर तक अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। अगला आपका है प्रणोदित कंपन, फोर्स्ड वाइब्रेशन। कंपन करने वाली वस्तु पर यदि कोई बाह्य आवर्त बल, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाया जाए, जिसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने की चेष्टा करती है, किंतु शीघ्र ही वस्तु आरोपित बल की आवृत्ति से स्थिर आयाम के कंपन करने के लिए बाध्य हो जाती है, तो बाह्य आवर्त बल के प्रभाव में वस्तु द्वारा उत्पन्न इस कंपन को प्रणोदित कंपन कहा जाता है। पॉइंट ए, अनुनाद रेजोनेंस। अनुनाद प्रणोदित कंपन की ही एक स्थिति है। अनुनाद में प्रणोदित कंपनों की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, अर्थात यदि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो, तब कंपन अनुनाद रेजोनेंस कहलाता है। सन 1939 में संयुक्त राज्य अमेरिका का टैकोमा पुल यांत्रिक अनुनाद के कारण ही क्षतिग्रस्त हो गया था। उच्च गति की पवन पुल के ऊपर कंपन करने लगी, जो पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के लगभग बराबर आवृत्ति की थी। इससे पुल के कंपन अनुनाद की स्थिति में पहुंच गया। फलस्वरूप पुल के कंपन के आयाम में लगातार वृद्धि होने के कारण पुल टूट गया। सैनिकों को पुल पार करने का प्रशिक्षण अनुनाद से बचने के लिए ही दिया जाता है। किसी पुल को कंपन कर सकने वाला निकाय माना जा सकता है, जिसके लिए स्वाभाविक आवृत्ति का एक निश्चित मान होगा। यदि सैनिकों के नियमित पड़ने वाले कदमों की आवृत्ति पुल की आवृत्ति के बराबर हो जाए, तो अनुनाद की स्थिति आ जाएगी और पुल में अधिक आयाम के कंपन उत्पन्न हो जाएंगे। इससे पुल टूटने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसी कारण पुल पार करते समय सैनिकों की टुकड़ी कदम मिलाकर नहीं चलती। हमारा रेडियो भी अनुनाद के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। किसी रेडियो सेट को समस्वरित यानी ट्यून करने के लिए रेडियो की धारिता के मान को तब तक बदला जाता है जब तक कि विद्युत की वह आवृत्ति न प्राप्त हो जाए जितनी आवृत्ति आ रहे ध्वनि संकेत की है। एंटीना में छोटे विभवांतर या विद्युत वाहक बल उत्पन्न किए गए होते हैं, तो समस्वरित परिपथ के आयाम के बराबर का आयाम बना सकें। अगला है ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं, तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कला फेज में पहुंचती हैं, तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे समपोषी कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती हैं, तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है, जिसे विनाशी डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। अगला पॉइंट, ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है। अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है, तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। यही कारण है कि बाहर से आने वाली ध्वनि दरवाजों, खिड़की आदि पर मुड़कर हमारे कानों तक पहुंच जाती है।
वायु स्तंभों का कंपन। फरक टोन, सरल आवर्त गति से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे फरक कहते हैं। स्वर यानी नोट, आवर्त गति से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह उस ध्वनि उत्पादक का स्वर कहलाती है। फन्नादि तथा अधिस्वरक, हार्मोनिक एंड ओवरटोन्स, किसी स्वर में उपस्थित अधिक आवृत्ति वाले स्वरक टोन्स को अधिस्वरक यानी ओवरटोन कहते हैं। जब अधिस्वरकों की आवृत्तियां मूल स्वरक की यथार्थ अपवर्त यानी एग्जैक्ट मल्टीपल होती है तो ये फन्नादि यानी हार्मोनिक्स के नाम से पुकारी जाती है। ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप, खुले ऑर्गन पाइप, ओपन इंड ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति n = v/2L तथा बंद ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड इंड ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति n = v/4L, जहां v ध्वनि का वेग है और L ऑर्गन पाइप की लंबाई है। खुले ऑर्गन पाइप में सम यानी इवन तथा विषम यानी ऑड दोनों प्रकार के फन्नादि पैदा होते हैं। मूल स्वरण प्रथम फन्नादि, प्रथम अधिस्वरक, द्वितीय फन्नादि, द्वितीय अधिस्वरक, तृतीय फन्नादि आदि ... होते हैं। प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति n1 = 2n, द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति n2 = 3n ... आदि। बंद ऑर्गन पाइप में केवल विषम फन्नादि यानी ऑड हार्मोनिक्स पैदा होते हैं। मूल स्वरण पहला फन्नादि, पहला अधिस्वरक, तृतीय फन्नादि और द्वितीय अधिस्वरक पंचम फन्नादि आदि कहलाते हैं। प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति n1 = 2n, द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति n2 = 5n आदि। स्वरमापी फोनोमीटर, यदि स्वरमापी के तार से लटकाया गया द्रव्यमान यम, तार की त्रिज्या r, घनत्व d तथा दो सेतुओं के बीच की दूरी L हो तो मूल आवृत्ति क्या होगा? n = 1/2L रूट के अंदर mg/π r²d, जहां πr²d तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यम तथा mg तार का द्रव्यमान क्या होगा? यम और mg है और तार का तनाव क्या है? t है। ठीक है, अब चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज उष्मा। पहला टॉपिक ताप व उष्मा। ताप या तापमान, टेम्परेचर, वस्तु की उष्णता और शीतलता के माप को ताप कहते हैं। अर्थात ताप वस्तु की उष्मीय अवस्था का सूचक है, इसी के कारण उष्मा का स्थानांतरण होता है। उष्मीय ऊर्जा सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में जाती है। उष्मा यानी हीट। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा उष्मा कहलाती है। वस्तु का ताप वस्तु में उष्मा की मात्रा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि किसी वस्तु में निहित उष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान ताप पर निर्भर करती है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया। बाद में डेबी ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। क्योंकि बर्फ को पिघलने के लिए उष्मा का और कोई स्रोत नहीं था, अतः यह माना गया कि बर्फ को पिघलने में किया कार्य बर्फ पिघलने के लिए ली गई आवश्यक उष्मा में बदल गया। बाद में जूल ने अपने प्रयोगों से इस बात की पुष्टि की कि उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। जूल ने बताया कि जब कभी कार्य उष्मा में बदलता है या उष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य या उत्पन्न उष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं, तथा इसको J से सूचित करते हैं। यदि W कार्य करने से उत्पन्न उष्मा की मात्रा Q हो तो W/Q = J या W = J/Q, जहां J का मान 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी या 4.186 जूल प्रति कैलोरी या 4.186 × 10⁷ अर्ग प्रति कैलोरी होती है। इसका तात्पर्य हुआ कि यदि 4186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न उष्मा की मात्रा 1 किलो कैलोरी होगी।
उष्मा के प्रभाव। पहला, भौतिक परिवर्तन। किसी वस्तु पर उष्मा के प्रभाव से उसके भौतिक संरचना तथा रंग रूप, आयतन, ताप एवं अवस्था आदि में परिवर्तन होते हैं। जैसे ताप में परिवर्तन, साधारणतः सभी वस्तुओं को गर्म करने पर उनका तापमान बढ़ता है। आयतन में परिवर्तन, साधारणतः प्रत्येक वस्तु में उष्मा परिवर्तन से उसके आयतन में परिवर्तन होता है। साधारणतः उष्मा की मात्रा बढ़ने से उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। ये अवस्थाएं तापमान में परिवर्तन के कारण होती हैं और ताप में परिवर्तन उष्मा के कारण होती है। अतः अवस्था परिवर्तन उष्मा के कारण होती है। अन्य परिवर्तन, गर्म करने पर पदार्थ के रंग रूप, पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध, विलायक की विलयन क्षमता आदि में परिवर्तन हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ को गर्म करने पर कुछ अस्थायी परिवर्तन होते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होकर बाहर निकलती है। उष्मा के मात्रक, उष्मा का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक कैलोरी है। कैलोरी 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, इंटरनेशनल कैलोरी, 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU, 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1 BTU कहते हैं। विभिन्न मात्रकों में संबंध देख लेते हैं। 1 जूल क्या होता है, 0.24 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी 4.186 इंटू 10³ जूल या 1000 कैलोरी के बराबर होता है। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी के बराबर होती है। बात करते हैं तापमापी की, थर्मोमीटर की। ताप मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। ताप मापन के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का प्रयोग किया जाता है जो ताप पर निर्भर करता है, जैसे द्रव के आयतन में प्रसार, गैसों के आयतन में प्रसार, पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन आदि। तापमापी कई प्रकार के होते हैं, जैसे द्रव तापमापी, गैस तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप युग्म तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी, पायरोमीटर जिसे कहते हैं, आदि। पहला है आपका द्रव तापमापी, लिक्विड थर्मोमीटर। द्रव तापमापी में मुख्य रूप से अल्कोहल या पारा का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में किया जाता है जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के ताप मापते हैं। अल्कोहल -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है और 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। इसीलिए पारे का तापमापी लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड से +350 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है आपका डॉक्टरी तापमापी, क्लिनिकल थर्मोमीटर। मानव शरीर के ताप के मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले थर्मोमीटर को क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, क्योंकि मानव शरीर का ताप एक छोटे परिसर यानी शॉर्ट रेंज के बीच बदलता है, वैरी रहता है। इसलिए इस थर्मोमीटर में न्यूनतम बिंदु 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उच्चतम बिंदु 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 43 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया जाता है। अगला है आपका गैस तापमापी, गैस थर्मोमीटर। स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जा सकता है। अगला आपका है प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इसके द्वारा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से +1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापे जाते हैं। ताप युग्म तापमापी, थर्मोकपल थर्मोमीटर। इस प्रकार के तापमापी से -200 डिग्री सेंटीग्रेड से +1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जा सकता है। ताप युग्म तापमापी फीबेक प्रभाव पर आधारित है। फीबेक इफेक्ट क्या है? फीबेक प्रभाव क्या है? जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों यानी जंक्शंस को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इसे ताप विद्युत धारा कहते हैं तथा इस प्रभाव को फीबेक इफेक्ट कहते हैं। अगला है आपका पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। इस तापमापी की सहायता से अत्यधिक ऊंचे
एवं दूर स्थित वस्तुएं जैसे सूर्य आदि के तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर उसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी निश्चित समय में वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की माप कर वस्तु के ताप की गणना कर ली जाती है। प्रायः 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचे ताप ही इस तापमापी से मापे जाते हैं, इससे नीचे के ताप नहीं। इसका कारण यह है कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप की वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करती हैं। ताप मापन के पैमाने, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ताप मापन के लिए हम दो बिंदु निश्चित करते हैं, पिघलते हुए बर्फ के ताप को हिमांक यानी आइस पॉइंट तथा पारे के 760 मिलीमीटर दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल के ताप को भाप बिंदु यानी स्टीम पॉइंट कहते हैं। कई प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित रहे हैं, जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, रैंकाइन ताप पैमाना आदि। सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस स्केल, इसमें हिमांक को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। अगला है आपका फ़ारेनहाइट पैमाना। इसमें हिमांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा भाप बिंदु को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। अगला है र्यूमर पैमाना। इसमें हिमांक को 0 डिग्री आर तथा भाप बिंदु को 80 डिग्री आर अंकित किया जाता है। इनके बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री आर कहते हैं। आजकल इस पैमाने का प्रयोग प्रायः समाप्त हो गया है। अगला है आपका केल्विन पैमाना, केल्विन स्केल। इसमें हिमांक को 273 डिग्री के, भाप बिंदु को 373 डिग्री के अंकित किया जाता है और इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 के कहते हैं। विभिन्न पैमानों में संबंध, C-0/100, F-32/180, R-0/80, K-273/100। ठीक है, यहाँ पे जो मेन फार्मूला निकल के आता है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, F = 9/5 C + 32। ठीक है, इससे क्या करते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट दिया गया है तो हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान निकाल लेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है तो हम लोग जो है फ़ारेनहाइट में निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो फार्मूला निकल के आता है ये यहाँ से आता है। सपोज C-0/100, ये पहला पार्ट हो गया। इसको हमने लिया F-32/180। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 2 से कटेगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 9 जा 18 होगा। तो यहाँ पे 9 इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 9 C आएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 F -32। ठीक है, तो चाहे 5 यहीं पे ले लो, ये हो जाएगा 9/5 C = F -32। तो -32 इधर आएगा तो प्लस होगा, F = 9/5 C + 32। ठीक है, ये फार्मूला आएगा, इसको याद रखना। ये कई बार जो है एग्जाम में आ चुका है, फार्मूला भी और प्लस कन्वर्जन भी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परम शून्य की, एब्सोल्यूट जीरो की। सिद्धांत रूप में अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु न्यूनतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता। इसे परम शून्य ताप कहते हैं और केल्विन पैमाने पर 0 के लिखते हैं, अर्थात 0 के -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 273.15 के = 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। विभिन्न पैमानों पर कुछ तापमान, यहाँ पर तापमान दिया गया है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। जल का जमना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन। कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 80.6 फ़ारेनहाइट, 300 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य ताप 35 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 310। जल का उबलना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 212, केल्विन में 373। अगला टॉपिक आपका है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा,
किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। अर्थात यदि पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो इस प्रक्रिया में दी गई उष्मा को पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। स्पष्ट है कि यम द्रव्यमान में थीटा ताप वृद्धि करने के लिए आवश्यक उष्मा Q = m c थीटा होगी, जहां C उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा है। यहां से C = Q/m × थीटा। अतः विशिष्ट उष्मा का SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। अतः जल की विशिष्ट उष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। जल की विशिष्ट उष्मा का मान अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक है। कुछ पदार्थों की विशिष्ट उष्मा देखते हैं। पदार्थ यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे विशिष्ट उष्मा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में। शीशा 0.03, पीतल 0.09, लोहा 0.11, कार्बन 0.17, बालू 0.20, एल्युमिनियम 0.21, संगमरमर 0.21, मैग्नीशियम 0.25, तारपीन 0.42, बर्फ 0.50, एल्कोहल 0.60, पानी 1। गैसों की विशिष्ट उष्माएं, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। गैसों का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, इसीलिए गैसों की 2 विशिष्ट उष्माएं होती हैं। पहला, नियत आयतन पर विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस दफा में 1 ग्राम गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वह नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट उष्मा होती है। यह Cv से प्रदर्शित की जाती है। नियत दाब पर विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। नियत दाब पर किसी गैस की विशिष्ट उष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम गैस का ताप नियत दाब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यह Cp से प्रदर्शित की जाती है। Cv एवं Cp के मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेंटीग्रेड या जूल प्रति मोल डिग्री सेंटीग्रेड है। Cp - Cv = R मेयर का सूत्र, यानी Cp > Cv। अगला आपका है उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। सामान्यतः पदार्थ को उष्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ पदार्थ जैसे पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, सिल्वर आयोडाइड 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच आदि का ताप बढ़ाने पर इनका संकुचन होता है। उष्मित किए जाने पर प्रायः सभी गैसों, बहुत से द्रवों एवं ठोसों में प्रसार होता है, परंतु ये सभी समान रूप से प्रसार नहीं करते। यदि गैस, द्रव एवं ठोस को समान उष्मा द्वारा उष्मित किया जाए तो सबसे अधिक प्रसार गैस में होगा, उससे कम प्रसार द्रव में और सबसे कम प्रसार ठोस में होगा। अगला आपका रेखीय प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर किसी वस्तु की इकाई लंबाई में जो वृद्धि या प्रसार होता है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। इसे अल्फा से सूचित किया जाता है। रेखीय प्रसार गुणांक = लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई इंटू ताप वृद्धि। अल्फा = डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ इंटू एल इंटू डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिजिकल एक्सपेंशन। प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर किसी वस्तु के इकाई क्षेत्र में जो प्रसार होता है उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्षेत्रफल में वृद्धि डिवाइड बाई मूल क्षेत्रफल इंटू ताप वृद्धि, यानी बीटा = चेंज इंटू एरिया डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इंटू डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। आयतन प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर किसी वस्तु की इकाई आयतन में जो प्रसार होता है
उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा से दिखाते हैं। आयतन प्रसार गुणांक आयतन में वृद्धि डिवाइड बाई मूल आयतन इंटू ताप वृद्धि। गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, वी इंटू डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। रेखीय क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक में संबंध अगर हम निकालें तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू गामा डिवाइड बाई 3। ट्रिक क्या है, यहाँ पे अल्फा लिख लो, यहाँ पे बीटा लिख लो, यहाँ पे गामा लिख लो, ठीक है। एक डिवाइड का साइन लगाओ और यहाँ पर 1 2 3 लिख दो, ठीक है, और बीच में इक्वल का चिन्ह लगा दो। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी रिलेशन आप निकाल सकते हो, तो बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है, अगर ये इक्वेशन ले लोगे, ठीक है। और अगर ये वाली इक्वेशन लोगे गामा और अल्फा वाली, तो गामा इज इक्वल्स टू 3 होगा, और अल्फा बीटा और गामा में जो अनुपात होता है वो 1:2:3 होता है। आगे बढ़ते हैं। जल का असामान्य प्रसार, एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर आयतन में घटता है तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद बढ़ना आरंभ करता है। इसे ही जल का असामान्य प्रसार कहते हैं, क्योंकि जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद गर्म करने पर बढ़ना शुरू करता है। इसका अर्थ यह है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। जल के असामान्य प्रसार का दैनिक जीवन पर प्रभाव। पहला, ठंडे देशों में तालाबों के जम जाने पर भी उनमें मछलियां जीवित रहती हैं। ठंडे देशों में तालाबों के जम जाने पर भी उनमें मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि जल के जमने की क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। इस कारण तालाब का ऊपरी भाग जम जाता है और नीचे वाला भाग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की अवस्था में रहता है, जिससे मछलियां उसमें जीवित रहती हैं। पॉइंट नंबर बी, जाड़े की रातों में पाइप फट जाते हैं। पानी के असामान्य प्रसार के कारण जाड़े की रातों में पाइप फट जाते हैं। अधिकतर द्रव जब ठोस रूप ग्रहण करते हैं तो वे सिकुड़ जाते हैं, किंतु पानी के साथ स्थिति इसके विपरीत होती है। पानी जमने के बाद सिकुड़ने की बजाय फैल जाता है। यदि पानी 9 लीटर हो तो वह जमने के बाद 10 लीटर ठोस बर्फ में बदल जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बर्फ बनने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पाइप में आंतरिक दबाव सीमा से अधिक हो जाता है और पाइप फट जाती है। अगला है ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं। पहला है आपका चालन, दूसरा है आपका संवहन और तीसरा है आपका विकिरण। चालन, कंडक्शन। जब बिना स्थान परिवर्तन किए ही पदार्थ के तप्त कण अपनी ऊष्मा अपने बगल वाले कण को दे देते हैं और पूरी वस्तु गर्म हो जाती है, तो ऊष्मा के संचरण की इस विधि को चालन कहते हैं। अर्थात इस विधि से ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु माध्यम के तप्त कणों का स्थान परिवर्तन नहीं होता है। ठोस पदार्थों के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसीलिए ठोस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है। द्रवों व गैसों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा बहुत कम होता है। ठोसों तथा पारे में ऊष्मा का संचरण केवल चालन द्वारा होता है। पदार्थ में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। ऊष्मा चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है तथा जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन जितना अधिक होता है उनकी ऊष्मा चालकता भी उतनी ही अधिक होती है। ऊष्मा की चालकता के आधार पर हम पदार्थों को वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला आपका है चालक यानी कंडक्टर। जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का चालन सरलता से हो जाता है उन्हें चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थों की ऊष्मा चालकता अधिक होती है। सभी धातु, अम्लीय जल, मानव शरीर आदि ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। अगला है आपका कुचालक यानी बैड कंडक्टर। जिन पदार्थों से ऊष्मा का चालन सरलता से नहीं होता या बहुत कम होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। लकड़ी, कांच, वायु, गैसें, सिलिका, कपड़ा, ऊन, रबर आदि ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं। बुरे चालक अच्छे रोधक होते हैं। बैड कंडक्टर्स आर गुड इंसुलेटर्स। कपड़ा, ऊन आदि अच्छे रोधी गुणों यानी गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज का कारण उनकी रेशों के बीच हंसी हवा होती है। ऊष्मारोधी, थर्मल इंसुलेटर। जिन पदार्थों से ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता उन्हें ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे एबोनाइट, एस्बेस्टस आदि। अगला आपका है संवहन, कन्वेक्शन।
गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा ही होता है। ठोसों में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण संभव नहीं है। इस विधि में द्रव एवं गैस के कण गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर उठते हैं तथा ठंडे भाग की ओर जाते हैं। इनका स्थान लेने के लिए पुनः ठंडे भाग से कण नीचे आते हैं। इस प्रकार संवहन विधि में ऊर्ध्वाधरता तापांतर होने पर ऊष्मा का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर और माध्यम के घनत्व में परिवर्तन होने के कारण संवहन धाराओं द्वारा होता है। नोट पॉइंट, पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से ही गर्म होता है। अगला है आपका विकिरण यानी रेडिएशन। विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात यानी वैक्यूम में भी होता है। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की वेग से सीधी रेखा में संचरित होती है। विकिरण में ऊष्मा तरंगों के रूप में चलती है, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जैसे पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से पहुंचती है। ऊष्मा संचरण का दैनिक जीवन में उपयोग। पहला, दैनिक जीवन में चालन से संबंधित उपयोग। पहला, एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं। इसका कारण यह है कि बर्फ की दोहरी दीवारों के मध्य हवा की परत होती है, जो ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसके अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती। फलस्वरूप कमरे का ताप बाहर की अपेक्षा अधिक बना रहता है। दूसरा, शीत ऋतु में लकड़ी एवं लोहे की कुर्सियों एक ही ताप पर होती हैं, परंतु लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है। शीत ऋतु में शरीर का ताप कमरे के ताप से अधिक होता है। लोहा ऊष्मा का सुचालक और लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। अतः जब हम लोहे की कुर्सी को छूते हैं तो हमारे हाथ से ऊष्मा तापांतर के कारण लोहे की कुर्सी में शीघ्रता से प्रवाहित होने लगती है, जबकि लकड़ी की कुर्सी में ऐसा नहीं होता। इसीलिए लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है। धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है, जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है। धातु ऊष्मा का सुचालक होता है। इसके कारण चाय की ऊष्मा से धातु के प्याले गर्म हो जाते हैं, जिससे होंठ जलने लगते हैं और चाय पीना कठिन हो जाता है। चीनी मिट्टी का ऊष्मा के कुचालक होने के कारण ऐसा नहीं होता। अगला पॉइंट, दैनिक जीवन में संवहन से संबंधित उपयोग। समुद्री हवाएं यानी सी ब्रीज तथा अस्थलीय हवाएं लैंड ब्रीज। दिन के समय सूर्य की गर्मी से जल की अपेक्षा अस्थल जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे अस्थल की हवाएं ऊपर उठती हैं तथा उनका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवाएं अस्थल की ओर बहने लगती हैं। इन हवाओं को समुद्री हवाएं कहते हैं। रात में अस्थल जल की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए समुद्र के जल के संपर्क से गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तथा इनका स्थान लेने के लिए अस्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इन्हें अस्थलीय हवाएं कहते हैं। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है। इसका कारण यह है कि नीचे की गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है तथा फ्रीजर पेटिका से टकराकर ठंडी हो जाती है। ऊपर की ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे आती है और रेफ्रिजरेटर में रखी वस्तुओं को ठंडा कर देती है। अगला पॉइंट, बिजली के बल्बों में निष्क्रिय गैसों का भरा जाना। बिजली के बल्बों में निर्वात के स्थान पर निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन भरी जाती है। इसका कारण यह है कि बल्ब में निष्क्रिय गैस भरने से तंतु की ऊष्मा संवहन धाराओं द्वारा चारों ओर फैल जाती है, जिससे तंतु का ताप उसके गलनांक तक नहीं बढ़ पाता। ऐसा नहीं करने पर बल्ब का तंतु के गलनांक तक बढ़ जाएगा, जिससे तंतु पिघल जाएगा। अगला पॉइंट, दैनिक जीवन में विकिरण से संबंधित उपयोग। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। स्वच्छ आकाश वाली रात में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण ऊष्मा आकाश की ओर चली जाती है। बादल ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, अतः बादलों वाली रात में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की ऊष्मा आकाश की ओर जाने के बजाय पृथ्वी की ओर लौट जाती है, जिससे पृथ्वी गर्म बनी रहती है। रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडे होते हैं। रेत ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है और हम जानते हैं कि ऊष्मा का अच्छा अवशोषक ही ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक होता है। अतः दिन में सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करके रेत गर्म हो जाती है, वहीं रात में वह अपनी ऊष्मा को विकिरण द्वारा होकर ठंडी हो जाती है। चाय की केतली की बाहरी सतह चमकदार बनाई जाती है। चमकदार सतह ना तो बाहर से ऊष्मा का अवशोषण करती है और ना भीतर की ऊष्मा बाहर जाने देती है। अतः
चाय देर तक गर्म बनी रहती है। अगला है पॉलिश किए हुए जूते धूप से शीघ्र गर्म नहीं होते क्योंकि वे अपने ऊपर गिरने वाली उष्मा का अधिकांश भाग प्रवर्तित कर देते हैं। अगला पॉइंट है आपका न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में विकिरण द्वारा उष्मा क्षय होने की दर उस वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर का समानुपाती होती है, अर्थात वस्तु की उष्मा हानि की दर तापांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अतः एक गर्म वस्तु द्वारा 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री तक ठंडा होने में लगा समय उसके 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में लगे समय से कम होगा। विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली उष्मा की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर के साथ साथ वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति और पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अगला है आपका विकिरण का उत्सर्जन व अवशोषण। उत्सर्जन क्षमता, इमिसिव पावर। वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ से प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। चमकदार तथा श्वेत तल से उष्मा का उत्सर्जन बहुत कम होता है। अगला है आपका कृष्णपिंड, ब्लैक बॉडी। जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है उसे कृष्णपिंड कहते हैं। काली वस्तु उष्मा का अच्छा अवशोषक होती है, इसीलिए सर्दियों में काले एवं गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। सफेद कपड़े उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसीलिए उन्हें गर्मियों में पहना जाता है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ। इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। अंधेरे कमरे में एक काली और एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे कमरे में अधिक चमकेगी। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जाने वाले कई बर्तन किरचॉफ के नियम के अनुसार बनते हैं। जैसे थर्मस के बाहरी एवं भीतरी दोनों सतहों को चमकदार बनाया जाता है क्योंकि सफेद एवं चमकदार सतह उष्मा की बुरी अवशोषक होती है, अतः वह बुरी उत्सर्जक भी होती है। फलस्वरूप उष्मा की हानि कम होती है। चाय के प्याले की सतह भी चमकदार एवं सफेद इसी कारण से बनाई जाती है। नोट पॉइंट, यदि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग को निकाल दिया जाए तो शेष रंगों का सम्मिलित प्रभाव हरे रंग जैसा होता है। अतः किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर हरा प्रकाश उत्सर्जित करेगी। इसीलिए लाल कांच की गेंद को गर्म करके अंधेरे कमरे में रखा जाए तो वह हरी दिखाई देती है और हरे कांच की पर्याप्त रूप से गर्म गेंद लाल दिखाई देगी। अगला है स्टीफन का नियम, स्टीफन्स लॉ। किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर E उसके परम ताप T के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 एंड E इज इक्वल्स टू सिग्मा T की पावर 4, जहां सिग्मा एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक, स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं। गैसों का प्रसार, गैसों का गतिज सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसों के व्यवहार का सैद्धांतिक अध्ययन सबसे पहले सन 1738 ईस्वी में जेम्स बर्नौली ने किया था। उसके बाद सन 1860 से 1890 के बीच बोल्ट्जमान, मैक्सवेल, क्लासियस आदि ने भी गैसों के विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए। इन सबों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप गैसों का एक व्यापक सिद्धांत उभरकर सामने आया जिसे गैसों का गतिक सिद्धांत यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं। इन सिद्धांत के मुख्य परिणाम निम्नलिखित हैं। ये देखते हैं क्या रिजल्ट रहे हैं। प्रत्येक गैस एक समान द्रव्यमान व आयतन वाले सूक्ष्म कणों से बनी होती है जिसे अणु यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, गैसों के अणु गोलीय होते हैं, अतः पूर्णतः प्रत्यावर्त होते हैं, अतः परस्पर टकराने के बाद भी उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है। पॉइंट नंबर 3, गैस के अणु लगातार पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं जिससे पात्र की दीवारों पर दाब उत्पन्न होता है, इसे ही गैसीय दाब कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, गैसों की अणुओं में परस्पर आकर्षण एवं विकर्षण नहीं होता है, अतः गैसों के अणुओं की स्थित ऊर्जा शून्य होती है। पॉइंट नंबर 5, गैस के अणुओं की गति ऊर्जा गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। पॉइंट नंबर 6,
गैसीय अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अवस्था परिवर्तन व गुप्त उष्मा। अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, किसी पदार्थ का एक निश्चित ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था अर्थात ठोस से द्रव या द्रव से गैस या द्रव से ठोस या गैस से द्रव में परिवर्तन होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। क्योंकि अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता, अतः पदार्थ के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा नहीं बदलती, लेकिन अणुओं की आंतरिक स्थित ऊर्जा बदल जाती है। पॉइंट नंबर ए, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। गलनांक पर दाब का प्रभाव, वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा, बिस्मथ आदि, तथा वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित यानी एक्सपैंड होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक बढ़ जाता है। गलनांक पर अशुद्धि का प्रभाव, सामान्यतः अशुद्धि यानी इम्प्योरिटी मिलाने से गलनांक कम हो जाता है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हम लोग हिम मिश्रण यानी फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। अगला है आपका हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्रायः गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। पॉइंट नंबर सी, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प या गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक पर अशुद्धि का प्रभाव, अशुद्धि मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अगला है आपका संघनन बिंदु, कंडेंसेशन पॉइंट, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को संघनन बिंदु कहते हैं। प्रायः क्वथनांक एवं संघनन बिंदु समान होते हैं। अगला है आपका गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, इसे ही पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं। इसे जूल प्रति किलोग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम में मापा जाता है। गलन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है, अतः बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। अगला है आपका वाष्पन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को द्रव की वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। जल के लिए वाष्पन की गुप्त उष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम या 22,60,000 जूल प्रति किलोग्राम होता है। गुप्त उष्मा को प्रायः अक्षर यल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि पदार्थ की गुप्त उष्मा यल है तो पदार्थ के यम द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा Q = यम × यल होगा। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, यद्यपि दोनों का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप की गुप्त उष्मा का मान अधिक होता है, इसीलिए जल की अपेक्षा भाप के जलने पर अधिक कष्ट होता है। अगला है आपका वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के लिए द्रव को उष्मा की आवश्यकता होती है। यह उष्मा द्रव अपने अंदर से ही प्राप्त करता है, अतः द्रव ठंडा हो जाता है। आम जीवन में इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे शरीर में पसीना जब सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि पसीना सूखना यानी वाष्पीकरण के लिए उष्मा शरीर से ग्रहण होती है, अतः शरीर ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण के कारण ही कूलर ठंड उत्पन्न करता है एवं सुराही का पानी ठंडा हो जाता है। वाष्पन की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला, द्रव का ताप, ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। दूसरा, द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल, द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने से वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है। अगला है वाष्प निकासी दर, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ वेपर, वाष्पीकरण से द्रव की वाष्प उतनी उसकी सतह
के ऊपर ही जमा होती रहती है। यदि इसे वहां से हटाते रहें तो वाष्पन की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। यही कारण है कि पंखे की हवा में गीले कपड़े शीघ्र सूख जाते हैं। अगला आपका है प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर। प्रशीतक में भी वाष्पीकरण के द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक वाष्पक कुंडली में द्रव फ्रियॉन भरा जाता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। अगला है आपका आपेक्षिक आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में जलवाष्प वाटर वेपर की उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की यह मात्रा प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होती। प्रायः समुद्र तटीय स्थान में जलवाष्प की मात्रा यानी आर्द्रता अधिक होती है। वर्षा ऋतु में भी आर्द्रता बढ़ जाती है। अगला है आपका आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, अर्थात आपेक्षिक आर्द्रता इज इक्वल टू किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में जलवाष्प की मात्रा डिवाइड बाई उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा इंटू 100। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। नोट पॉइंट देखते हैं। संतृप्त अवस्था यानी सैचुरेटेड स्टेट, किसी दिए गए ताप पर वायु जलवाष्प की एक निश्चित मात्रा ही ग्रहण कर सकती है। इस अवस्था को वायु की संतृप्त अवस्था कहते हैं, सैचुरेटेड स्टेट कहते हैं। अगला है आपका वातानुकूलन, एयर कंडीशनिंग। पृथ्वी पर किसी स्थान की जलवायु वहां के ताप, अपेक्षिक आर्द्रता तथा वायु बहने की दिशा पर निर्धारित होती है। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए। ताप 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अपेक्षिक आर्द्रता 60% से 65%, वायु की गति 0.0125 मीटर प्रति सेकंड से 0.0416 मीटर प्रति सेकंड तक। यदि किसी स्थान की जलवायु उपयुक्त परिस्थितियों के अनुसार नहीं होती तो वह जलवायु मनुष्य के लिए आरामदेह या स्वास्थ्यकर नहीं होती है। अतः इसको अनुकूल बनाने के लिए इस बाह्य परिस्थितियों को कृत्रिम रूप से निर्धारित या नियंत्रित करने की प्रक्रिया को ही वातानुकूलन कहते हैं। अगला है आपका ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि के साथ संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी निकाय सिस्टम को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में खर्च होती है। पहला, निकाय की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है। दूसरा, बाह्य कार्य करने में। यदि किसी निकाय को Q ऊष्मा दी जाए तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और W निकाय द्वारा किया गया बाह्य कार्य। यह नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रदर्शित करता है, परंतु व्यवहार में देखा जाता है कि कार्य को तो ऊष्मा में पूर्णतः बदला जा सकता है, किंतु ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में नहीं बदला जा सकता। प्रथम नियम के आधार पर इसे नहीं समझाया जा सकता। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस नियम को उत्क्रम माप का नियम, द लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दो कथनों, स्टेटमेंट्स के रूप में व्यक्त किया जाता है। पहला, केल्विन प्लांक का कथन, किसी भी ऐसे ऊष्मा इंजन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर कार्यकारी पदार्थ में बिना कुछ परिवर्तन किए उसे पूर्णतः कार्य में बदल सके। इस प्रकार के इंजन की दक्षता सदैव 1 से कम होती है। दक्षता ईटा इज इक्वल्स टू W डिवाइड बाई Q1, जहां W किया गया उपयोगी कार्य और Q1 अवशोषित ऊष्मा है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्लासियस का कथन, ऐसे किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तक पहुंचा सके।
उष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, परंतु प्रशीतक में बाह्य ऊर्जा स्रोत विद्युत मोटर की सहायता से उष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वायुमंडल में पहुंचाया जाता है। अगला है आपका उष्मागतिकी निकाय तथा प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड प्रोसेस। उष्मागतिकी निकाय वह निकाय जिसकी अवस्था को आयतन, दाब तथा ताप के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, उष्मागतिक निकाय कहलाता है। जैसे सिलेंडर में भरी गैस, फुटबॉल में भरी हवा आदि एक उष्मागतिक निकाय है। इसी निकाय को दाब, आयतन व ताप की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे उष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। इसमें निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल्टा U इज इक्वल टू 0 यानी शून्य, अतः Q इज इक्वल टू W यानी निकाय को दी गई कुल ऊर्जा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। पॉइंट नंबर 2, समदाबी प्रक्रम, आइसोबारिक प्रोसेस। यदि प्रक्रम की अवधि में निकाय का दाब एक समान रहता है तो उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। सम आयतनिक प्रक्रम, आइसोक्रोनिक प्रोसेस। यदि प्रक्रम की अवधि में निकाय का आयतन स्थिर रहता है तो ऐसे प्रक्रम को सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं। ऐसे प्रक्रम में किया गया बाह्य कार्य शून्य होता है, W इज इक्वल टू 0, अतः Q इज इक्वल टू डेल्टा U, अर्थात निकाय को दी गई ऊर्जा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि जैसे ताप में वृद्धि करने में काम आती है। अगला है आपका समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। जब निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि संपूर्ण क्रिया में निकाय का ताप स्थिर बना होता है तो ऐसे प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं। ऐसे प्रक्रम प्रायः बहुत धीरे धीरे संपन्न किए जाते हैं। अगला है आपका रुद्रोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस। जब निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि निकाय ना तो अपने बाहर के वातावरण को कोई उष्मा दे पाए और ना वहां से उष्मा ग्रहण करे तो ऐसे प्रक्रम को रुद्रोष्म प्रक्रम यानी एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। इस प्रक्रम के कुछ उदाहरण हैं। पहला, यदि साइकिल का ट्यूब अचानक फट जाए तो उसकी हवा निकलकर वायुमंडल में फैल जाती है। इस अचानक फैलाव के कारण वह बाहर से ऊर्जा नहीं ले पाती और प्रसार के लिए आवश्यक ऊर्जा अपनी आंतरिक ऊर्जा से ही ग्रहण करती है, अतः आंतरिक ऊर्जा घट जाती है जिससे वायु का ताप भी घट जाता है। पॉइंट नंबर बी, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अचानक प्रसारित किया जाता है जिससे वह ठंडा होकर बर्फ में बदल जाता है। इसे ही शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहते हैं। यदि थर्मस में भरी चाय को तेजी से हिलाया जाए तो वह गर्म हो जाती है। इसका कारण यह है कि हिलाने से चाय की परतों के बीच उपस्थित श्यान बलों के विरुद्ध कार्य किया जाता है जिससे चाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और उसके फलस्वरूप चाय का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो अगला आपका चैप्टर है वो है आपका प्रकाश, ठीक है, जो कि हम लोग लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे। ठीक है, अब तक आपके 2 लेक्चर आ चुके हैं, आपको पता ही है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। ठीक है, तो जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हुए पहुंचे हैं प्लीज कमेंट करें आई हैव डन इट। ठीक है, और जो भी आपका सजेशन सुझाव हो उसको भी कमेंट करें ताकि जो है मोटिवेशन बना रहे और ये जो आपकी सीरीज चल रही है लूसेंट सामान्य विज्ञान की, इसको पूरी तरीके से डेली बेसिस पर कराकर जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट फॉलो करें लूसेंट सामान्य विज्ञान की। ठीक है।